नमस्कार। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 11 दिसंबर 2025 और पिछले 2 दिनों यानी 9 और 10 दिसंबर की कानूनी दुनिया की जो भी हलचलें रहीं, उन पर आज हमें गहरी नजर डालेंगे। जी, हम सिर्फ खबरें नहीं बताएंगे बल्कि उनके पीछे का मतलब और असर भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आज हम 3 बड़ी कहानियों पर बात करेंगे। पहली, बोलने की आजादी और न्यायपालिका की गरिमा। इसमें एक अजीब सी खींचतान दिख रही है। हाँ, एक तरफ कोर्ट आलोचना पर नरमी दिखा रहा है तो दूसरी तरफ सीजीआई के बचाव में रिटायर्ड जज उतर आए हैं। दूसरी कहानी आम आदमी की है। जब सिस्टम फेल हो जाता है तो लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे एयरपोर्ट पर फंसा कोई यात्री हो या अपने हक का इंतजार करता किसी डॉक्टर का परिवार। और आखिर में हम बॉलीवुड से लेकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाएंगे और एक बड़ा सवाल पूछेंगे। आपकी पहचान, आपकी आवाज, आपका चेहरा, क्या वो सच में आपका है? चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कहानी जो सीधे सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। देखिए, हम अक्सर सुनते हैं कि कोर्ट की आलोचना मत करो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। हाँ, अवमानना का डर रहता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बहुत ही अलग रुख अपनाया। जजों के खिलाफ डॉग माफिया जैसी तीखी टिप्पणी की गई थी। जी, एक महिला ने की थी और कोर्ट ने उस पर सख्ती करने के बजाय उसे राहत दे दी। ये थोड़ा हैरान करने वाला है ना? बहुत हैरान करने वाला। और मेरे ख्याल से ये पिछले कुछ समय में आए सबसे जरूरी फैसलों में से एक है। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अवमानना की शक्ति जजों के लिए कोई व्यक्तिगत कवच या आलोचकों को चुप कराने की तलवार नहीं है। अच्छा। आसान भाषा में कोर्ट कह रहा है कि देखिए, आप जजों के काम की आलोचना कर सकते हैं। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र में आपका हक है। लेकिन कोई सीमा तो होगी। हाँ, सीमा है। बस आपकी नीयत खराब नहीं होनी चाहिए और आप कोर्ट के कामकाज में कोई अड़ंगा नहीं डाल रहे हो। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी लकीर है जो कोर्ट ने खींची है। लेकिन यहीं पर एक और बात इस कहानी को दिलचस्प बना देती है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आलोचना से इतना डरने की जरूरत नहीं जी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 44 रिटायर्ड जजों ने एक खुला खत लिखकर सीजीआई सूर्यकांत का बचाव किया है। हाँ, वो रोहिंग्या शरणार्थियों पर सीजीआई की एक टिप्पणी को लेकर कुछ पूर्व जजों ने उनकी आलोचना की थी। और अब ये 44 जज कह रहे हैं कि ये सीजीआई के खिलाफ एक प्रेरित अभियान है, न्यायपालिका पर हमला है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे देखी जाएं? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये दिखाता है कि न्यायपालिका के अंदर ही इस बात पर एक गहरी बहस चल रही है। किस बात पर? कि संस्था की गरिमा और स्वतंत्रता को आखिर बचाया कैसे जाए। एक खेमा है जो मानता है कि न्यायपालिका को हर आलोचना का जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसे अपने फैसलों से बोलना चाहिए, जैसे डॉग माफिया वाले केस में हुआ। बिल्कुल। और दूसरा खेमा मानता है कि नहीं, न्यायपालिका पर जो संगठित हमले हो रहे हैं उनका जवाब देना जरूरी है, वरना जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। तो ये एक तरह से संस्था की आत्मा को लेकर ही एक वैचारिक खींचतान है। एकदम सही। और ये जो बोलने और कहे गए शब्दों की ताकत का सवाल है, ये सिर्फ जजों की आलोचना तक तो सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े उमर खालिद और शर्जील इमाम वाले मामले में भी तो बहस इसी बात पर है। हाँ, और वो मामला इस बहस को एक और कानूनी परत देता है। दिल्ली पुलिस की दलील है कि वो शर्जील इमाम के भाषणों को उमर खालिद और बाकी आरोपियों के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेगी। तो सवाल यह है कि क्या एक का भाषण दूसरे के खिलाफ सबूत बन सकता है? जी, सवाल यही है कि एक सह आरोपी का बयान जो उसने शायद किसी और संदर्भ में दिया हो, दूसरे आरोपी के खिलाफ कितना वजन रखता है। इस पर जब फैसला आएगा तो वो सिर्फ इन आरोपियों का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि हमारे देश में विरोध प्रदर्शनों और उनमें दिए गए भाषणों को कानून किस नजर से देखता है। तो कुल मिलाकर शब्दों की व्याख्या और बोलने की आजादी, ये सवाल इस हफ्ते अदालतों में छाया रहा पूरी तरह से। चलिए अब दूसरी कहानी पर आते हैं। ये कहानी है आम आदमी की परेशानियों की और कैसे अदालतें सख्ती दिखा रही हैं। जब सिस्टम फेल होता है तो क्या नागरिक के पास सिर्फ कोर्ट का दरवाजा ही बचता है? और इसका सबसे ताजा उदाहरण हमें इंडिगो एयरलाइंस के संकट में देखने को मिला। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट तो काफी नाराज दिखा। बहुत नाराज। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। जब हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे थे, फ्लाइट्स रद्द हो रही थी, तब कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए से सीधे पूछा, क्या आप लाचार हैं? क्या आप लाचार हैं? जी, कोर्ट ने कहा कि आप लोग तब जागे जब संकट पूरी तरह से सिर पर आ चुका था। ये सिर्फ एक एयरलाइन की समस्या नहीं है,
ये उस संस्था की नाकामी है जिसका काम ही यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना है। और ये पैटर्न हमें सिर्फ एयरलाइंस के मामले में नहीं दिख रहा है। मुझे वो फैसला याद आ रहा है जो उन प्राइवेट डॉक्टरों के बारे में आया जिन्होंने कोविड में अपनी जान गंवा दी थी। हाँ, बिल्कुल। उनके परिवारों को प्रधानमंत्री बीमा योजना का मुआवजा नहीं मिल रहा था। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्राइवेट डॉक्टर थे, सरकारी नहीं। और देखिए, कोर्ट ने वहाँ भी एक तरह से सिस्टम की सोच को ही चुनौती दी। अदालत ने कहा कि जब देश पर संकट था तब इन डॉक्टरों ने ये नहीं देखा कि वो प्राइवेट है या सरकारी, उन्होंने बस अपनी ड्यूटी निभाई। तो अब मुआवजा देते वक्त सरकार ये भेदभाव कैसे कर सकती? बिल्कुल, ये फैसला सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बहुत बड़ा कर देता है। ये कहता है कि अगर कोई प्राइवेट संस्था भी पब्लिक ड्यूटी कर रही है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। इसी से मिलता जुलता एक मामला कर्नाटक से भी आया। हाँ, जन औषधि केंद्रों वाला। जी, जहां राज्य सरकार उन्हें बंद करने का आदेश दे चुकी थी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने वो आदेश ही रद्द कर दिया। तो अब देखिए, तीनों मामलों में एक ही धागा है। इंडिगो संकट में डीजीसीए, डॉक्टर्स के मामले में बीमा योजना के नियम बनाने वाले, और कर्नाटक में राज्य सरकार। इन सभी मामलों में एक संस्था या सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया या नहीं लिया जिससे आम नागरिक सीधे तौर पर प्रभावित हुआ, और तीनों ही मामलों में अदालत को आगे आकर दखल देना पड़ा। तो ये एक ट्रेंड सा दिख रहा है। जी, ये एक ट्रेंड दिखाता है कि जब गवर्नेंस में कोई खालीपन रह जाता है तो अदालतें उसे भरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये हमेशा अच्छा होता है? क्या इसे जुडिशियल ओवररीच या न्यायिक अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इस पर हमेशा बहस होती है। मतलब हर चीज में अगर कोर्ट ही दखल देगा कि फ्लाइट का मुआवजा क्या हो या सस्ती दवा की दुकान बंद होगी या नहीं, तो फिर चुनी हुई सरकारें और एक्सपर्ट रेगुलेटर्स क्या करेंगे? देखिए, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। एक तरफ जब कोई रेगुलेटर अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम हो जाए, जैसा शायद इंडिगो मामले में हुआ, तब कोर्ट का दखल जरूरी हो जाता है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर अदालतें हर नीतिगत फैसले में दखल देने लगे तो वो सरकार का काम करने लगती हैं, जिसके लिए वो बनी नहीं है। इसलिए अदालतों को भी एक बहुत महीन रेखा पर चलना पड़ता है, कहाँ तक दखल देना है और कहाँ पर रुक जाना है। जी, लेकिन पिछले 2 दिनों के ये मामले दिखाते हैं कि फिलहाल पलड़ा नागरिक अधिकारों की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। चलिए, अब गवर्नेंस और रेगुलेशन के इन भारी भरकम मुद्दों से निकलकर अपनी तीसरी और आखिरी कहानी पर आते हैं। ये एक ऐसा मामला है जो कानून को सीधे बॉलीवुड, टेक्नोलॉजी और हमारे डिजिटल भविष्य से जोड़ता है। सलमान खान वाला केस। जी, सुपरस्टार सलमान खान अपने पर्सनालिटी राइट्स यानी व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। ये सुनने में बड़ा फैंसी शब्द लगता है, व्यक्तित्व का अधिकार, आखिर ये है क्या चीज? हाँ, ये कानून का एक बहुत ही मजेदार और तेजी से उभरता हुआ एरिया है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि कोई भी आपकी पहचान, मतलब आपका नाम, आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपके चलने का स्टाइल, इन सब चीजों का इस्तेमाल अपने व्यापारिक फायदे के लिए आपकी इजाजत के बिना नहीं कर सकता। अच्छा, तो इस पर कोई कानून है हमारे देश में? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। भारत में इस पर कोई लिखा हुआ स्पष्ट कानून नहीं है। ये राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार और राइट टू पब्लिसिटी जैसे सिद्धांतों से धीरे धीरे विकसित हुआ है। मतलब ये सब अदालती फैसलों से बना है? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये अधिकार सिर्फ सलमान खान जैसे सेलिब्रिटीज के लिए हैं, या कल को कोई मेरी तस्वीर का इस्तेमाल करके कोई मीम बना दे तो क्या मैं भी केस कर सकता हूँ? हाँ, यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है और यही सवाल इस केस को इतना जरूरी बनाता है। देखिए, कानून आमतौर पर व्यावसायिक इस्तेमाल और व्यंग्य या पैरोडी के बीच फर्क करता है। मतलब अगर कोई पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करे तो गलत है? हाँ, अगर कोई आपकी तस्वीर का इस्तेमाल अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहा है तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई मीम बना रहा है तो वो शायद अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आ सकता है। सलमान खान जैसे पब्लिक फिगर के मामले में ये और भी जटिल है। अदालत को यही तय करना होगा कि वो रेखा कहाँ खींची जाए। और आज के दौर में तो ये मामला सिर्फ तस्वीर या नाम तक सीमित नहीं रहा, अब तो एआई और डीप फेक का जमाना है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही वजह है कि ये केस भविष्य में एक नजीर बनेगा। सोचिए, कल कोई एआई सलमान खान की आवाज को हूबहू कॉपी करके एक गाना रिलीज कर दे, या उनके चेहरे का इस्तेमाल करके एक डीप फेक वीडियो बना दे किसी विज्ञापन के लिए। हाँ, तो क्या वो उनके व्यक्तित्व के अधिकार का उल्लंघन होगा? हमारा मौजूदा कानून इन सवालों के लिए तैयार नहीं है। ये केस अदालत को मौका देगा
कि वो डिजिटल युग में इन अधिकारों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करे। तो ये सिर्फ सलमान खान के बारे में नहीं है। नहीं, ये इस बारे में है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम अपनी डिजिटल पहचान के कितने मालिक हैं। पहचान और सहमति का ये सवाल एक और बहुत ही संवेदनशील मामले में भी उठा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ किया है कि अगर लड़की नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट के तहत प्रेम संबंध होने पर भी उसकी यौन संबंध के लिए दी गई सहमति की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। जी, और ये फैसला सहमति की कानूनी परिभाषा को मजबूती से स्थापित करता है। कानून का मानना है कि एक निश्चित उम्र से कम का बच्चा ये समझने में सक्षम नहीं होता कि सहमति देने के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो चाहे दोनों के बीच कोई भी रिश्ता हो, कानून की नजर में नाबालिग की हाँ को हाँ नहीं माना जा सकता। ये फैसला पॉक्सो कानून के मूल इरादे को और पुख्ता करता है। तो आज हमने देखा कि कैसे अदालतें सिर्फ केस नहीं सुलझा रही बल्कि 3 बड़े मोर्चों पर समाज को दिशा दे रही हैं। पहला, बोलने की आजादी, दूसरा, सरकारी सिस्टम की जवाबदेही और तीसरा, डिजिटल युग में हमारी पहचान। बिल्कुल, और इन सब में एक कॉमन धागा है। कानून अब सिर्फ मोटी मोटी किताबों में बंद कोई सूखी चीज नहीं रह गया है। वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी राजनीति, सबके बीचों बीच खड़ा है। हाँ, जैसे वो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला कि मुंबई लोकल में भीड़ में दरवाजे पर खड़ा होना लापरवाही नहीं है। हाँ, या फिर कानूनी पेशेंट महिलाओं के लिए 30% प्रतिनिधित्व की बात, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया। कानून अब जमीनी हकीकत को पहचान रहा है। और यह हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी आवाज और पहचान की नकल कर सकता है और हमारे चुने हुए रेगुलेटर अपनी जिम्मेदारियों से चूक जाते हैं, तो क्या भविष्य में हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतें ही हमारी एकमात्र और आखिरी उम्मीद बनकर रह जाएंगी? इसी विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की आज की यह गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।